नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर डी के चारण, एसोसिएट प्रोफेसर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। कल हमने जो पढ़ा था वो था कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। वैसे तो कल हमने यह बात की थी कि भारत में प्राचीन काल से ही विदेशी लोग आते रहे, जिसमें विदेशी व्यापारी भी थे, विदेशी पर्यटक भी हैं, विदेशी जो धर्म प्रचारक हैं वो भी हैं, धर्म के जिज्ञासु लोग भी हैं और आक्रमणकारी भी हैं। ये सब लोग बड़े प्राचीन काल से भारत में आ रहे थे, इसकी हमने कल बात की। और उसी क्रम में यूरोप के लोग भी यहाँ पर आए, जिनमें सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए। और कल मैंने बताया था कि पुर्तगाली भारत में 1498 में आ गए थे और सबसे बाद में भारत से गए। और स्वतंत्र भारत की जो उस समय सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शक्ति के द्वारा हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, उस सैनिक कार्रवाई के द्वारा पुर्तगाल को 1961 में खाली करवाया था। पुर्तगाल के बाद जो अगली जाति भारत में आती है, पुर्तगालियों के बाद में, वो जाति है डच। हमने जब पुर्तगालियों के भारत आने की बात की थी तो उस समय यह बात भी हुई थी कि पुर्तगाली जो है वो कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे और कैथोलिक चर्च के पोप ने पुर्तगालियों और स्पेनिश को भारत और एशिया के जो अन्य दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है उस तरफ, उन समुद्रों में व्यापार करने के एकाधिकार प्रदान किए थे। लेकिन नीदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, जो कि कैथोलिक नहीं था, वो प्रोटेस्टेंट। आप जानते हैं कि ईसाई जो धर्म है उसकी दो शाखाएं, कैथोलिक जो कि सनातन ईसाई थे, और जो कुछ नई परिवर्तन के साथ में ईसाई धर्म के अंदर जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। तो नीदरलैंड प्रोटेस्टेंट है, इसलिए नीदरलैंड यानी कि, और यहाँ के लोगों को डच कहते हैं। इसलिए नीदरलैंड के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह कैथोलिक पोप के आदेशों की पालना करे। अतः नीदरलैंड ने भी, यानी कि डचों ने भी भारत में व्यापार करने का अपना मन बनाया और वे लोग भी भारत की तरफ आए। और इस कड़ी में 1595 से लेकर 1601 ईस्वी तक कई डच जहाज़ भारत में आए और उन्होंने, जो डच गवर्नमेंट है, जो सरकार है उनके देश में, 1602 में उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जो कि भारत के साथ व्यापार करेगी। उस कंपनी का नाम डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक कंपनी का गठन किया। और हॉलैंड की सरकार ने उसको 21 साल तक भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। जब ये सारी सरकारी सहूलतें इस कंपनी को मिल गई, सरकार का समर्थन मिल गया, तो जल्दी ही डचों ने भारत के जो आंध्र प्रदेश है उसमें मछलीपट्टम नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री की स्थापित की, यानी अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। मछलीपट्टम के बाद डचों ने भारत में पुलिकट, सूरत, करिकाल, चिनसुरा, कोचीन में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। मछलीपट्टम के अलावा कहाँ कहाँ की? पुलिकट, सूरत, करिकाल, चिनसुरा और कोचीन, ये इन स्थानों पर इन्होंने। बंगाल में भी इन्होंने अपनी डच फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की, जो कि पीपली नामक स्थान पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री, और जल्दी बालासोर में भी इनका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र इन्होंने बना लिया। इसके बाद डचों ने चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बड़नगर में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की।
हम देख रहे हैं कि डच जो है तेजी से अपना प्रसार कर रहे हैं। और डचों ने जो व्यापार कर रहे थे, व्यापार में उनकी सामग्री क्या क्या थी, वो मसालों के साथ साथ भारतीय वस्त्र जो है उनके ऊपर, उनके व्यापार के उनका अधिक फोकस था। लेकिन जल्द ही वो भारतीय व्यापार से बाहर हो गए, या भारतीय महाद्वीप से, या इस क्षेत्र से बाहर हो गए, और अंग्रेज़ों के हाथों वो पराजित होने लगे। बंगाल पर अपना अधिकार करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने बड़नगर, कासिम बाजार इत्यादि महत्वपूर्ण बस्तियों की तरफ अभियान किया, और जो डच कॉलोनीज वहाँ पर जो थी उनको बर्बाद कर दिया। और इस प्रकार से इन दोनों शक्तियों के बीच में, अंग्रेज और डच के बीच में एक संघर्ष वहाँ पर चल पड़ा। और 1759 में बेदारा के युद्ध में डचों को निर्णायक पराजय का सामना करना पड़ा, और इस तरह डच भारतीय व्यापार से बाहर हो गए। और अंत में 1805 में चिनसुरा व मलक्का के बदले उन्हें सुमात्रा का टापू देकर अंग्रेज़ों ने डचों का भारत में जो अंतिम चिन्ह था वो भी मिटा दिया। कब मिटा दिया? 1805 में। चिनसुरा और मलक्का के बदले क्या दिया? सुमात्रा का टापू दिया, और डच जो है वो पूरी तरह भारत से बेदखल कर दिए गए। अब अगली जो महत्वपूर्ण जो शक्ति है, यूरोपीय शक्ति भारत में जो आ रही है, वह है इंग्लैंड। अंग्रेज़ों का आगमन पहले पुर्तगालियों का हुआ, फिर डचों का हुआ, और अब जो है अंग्रेज़ों का आगमन। पुर्तगालियों ने जब भारत से व्यापार प्रारंभ किया तो उनकी समृद्धि को देखकर यूरोप के दूसरे जो देश थे, उन देशों में भी भारत से व्यापार करने की बातें होने लगीं। वहाँ के जो इच्छुक लोग हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, वे सरकारें भी इसके बारे में सोचने लगी। और 1588 में अंग्रेज़ों ने स्पेन को पराजित कर दिया था। जब स्पेन को पराजित कर दिया तो अब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब भारत में उनको रोकने वाला कोई नहीं है, वो भारत के अंदर जो है प्रवेश कर सकते हैं। अब जब ये अंग्रेज़ सब सोच रहे हैं, ये सारा घटनाक्रम उधर हो गया 1588 में, तो दो अंग्रेज़ जो कि पहल भारत में आए और यहाँ के शासकों से मिले, उनका उल्लेख करना भी आवश्यक है। पहला है थॉमस स्टेफेंस, जो कि 1579, ये जब अंग्रेज़ों ने स्पेन को पराजित किया वो 1588 था, ये 1579, यानी कि उससे पहले ये 1579 में आए, और उस समय भारत में अकबर का शासन था। और लगभग उसी समय थोड़ा अंतराल पे रॉल्फ फिच भी उसी समय आया, जिसने तो अकबर से मुलाकात भी की। और ये जो दोनों लोग गए, इन्होंने भारत की सभ्यता के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में, यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में, यहाँ के भूगोल के बारे में, यहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा था, उस बिहेवियर के बारे में इन दोनों लोगों ने अपने जो वृत्तांत जो लिखे, ये वृत्तांत इनके जो दोनों के अकाउंट्स हैं, इन दोनों ने जो लिखा है, थॉमस स्टेफेंस ने और रॉल्फ फिच ने, इन दोनों के यात्रा वर्णन अंग्रेज़ व्यापारियों के काफ़ी काम के रहे। अब ये सब इंग्लैंड के अंदर चल रहा है। इंग्लैंड के व्यापारी बड़े आतुर हैं, और वहाँ के जो बड़े प्रमुख बिजनेस हाउसेज हैं, जैसे हमारे भारत में अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, वहाँ के जो बिजनेस हाउसेज हैं उस टाइम के, वो 1599 में उनका एक ग्रुप, एक उनका समूह बनता है, एक वो परिषद का अपना गठन करते हैं और एक प्रार्थना पत्र तैयार करते हैं। और प्रार्थना पत्र इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास में भेजा जाता है, उसको लेकर के जाते हैं और उनसे व्यापार की मांग करते हैं। एलिजाबेथ ने इस समूह को 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की स्वीकृति दी थी, और इस प्रकार 31 दिसंबर 1600 को भारत से व्यापार हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी।
बाद में 1609 ईस्वी में जब इंग्लैंड का शासक जेम्स प्रथम था, उसने एक व्यापारिक इनका जो अधिकार है उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन कंडीशनल, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया लेकिन कंडीशनल, कि जब भी सरकार चाहेगी कि भाई ये व्यापार ना करें या इसमें कोई परिवर्तन चाहेगी तो 2 साल के नोटिस पर इसको समाप्त किया जा सकता है। ये जो एकाधिकार दिया जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल का, कंडीशनल, 2 साल का इनको नोटिस दिया जाएगा कि भी आप आज के 2 साल बाद आप व्यापार नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने एक वहाँ पर जेम्स प्रथम के द्वारा इनको उस समय सुविधा दी गई और इस प्रकार से ये कंपनी की स्थापना होगी, अनुमति होगी। तो भारत में कंपनी का जो पहला जो व्यापारिक जहाज है वो 1608 में सूरत पहुंचा और इस जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम का जहाज 1608 में सूरत पहुंचा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज था। इस जहाज का कप्तान था विलियम हॉकिंस और वह आगरा गया और उस समय का जो हिंदुस्तान का जो सम्राट था जहांगीर से इसने मुलाकात की और अपने सम्राट जेम्स प्रथम का एक पत्र, एक लेटर वो जहांगीर को सौंपा, जिसमें कुछ बिजनेस डीलिंग्स की बात थी। लेकिन उस समय पुर्तगाल के जो व्यापारी हैं, पुर्तगाल के जो अधिकारी हैं, उनका यहाँ पर वर्चस्व है और इनको अंग्रेज़ों को जहांगीर के दरबार में कोई बहुत सफलता जो है यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन कालांतर में हॉकिंस ने पराजय नहीं मानी, कालांतर में हॉकिंस को व्यापारिक सुविधाएं मिल गईं और वो अपने मिशन में सफल रहा। हॉकिंस के बाद 1611 में मिडलेटाउन सूरत में एक दूसरा एक जो जहाज है इनका वो पहुंचा। 1611 में दूसरा जहाज पहुंचा और वहाँ के जो मुगल सूबेदार है उसकी अनुमति प्राप्त कर ली और उसकी अनुमति से ये जहाज़ वहाँ पर आ गया। 1612 में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़े ने पुर्तगालियों को, एक आपस में इनका युद्ध हुआ, उस पुर्तगालियों को इन्होंने पराजित किया। कब पराजित किया? 1612 में। और किसके नेतृत्व में? कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और यह एक टर्निंग पॉइंट था, यह एक निर्णायक बिंदु था और भारत में पुर्तगालियों की अजेयता का जो एक मिथक चल रहा था कि भाई ये जो विदेशी शक्तियां हैं इनमें पुर्तगाली श्रेष्ठ हैं और ये अपराजेय हैं, इस प्रकार का जो एक मिथक था वो मिथक टूट गया और अंग्रेज़ों की मुगल दरबार में प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1613 में जहांगीर ने शाही फरमान के द्वारा सूरत में अंग्रेज़ों को अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1613 में अंग्रेज़ों को अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर सकते हैं? सूरत में। वो सूरत जहाँ पर अंग्रेज़ों का पहला व्यापारिक जहाज़ हेक्टर आकर के रुका था। कब रुका था? 1608 में। वहाँ 1613 में व्यापारिक फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी इनको मुगल सम्राट जहांगीर से मिल गई। अब यद्यपि इससे पहले 1611 में मछलीपट्टनम में ये अपनी फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे, लेकिन जहांगीर की अनुमति से जो फैक्ट्री इनकी स्थापित हुई है वो 1613 के अंदर हुई है। 1615 में ब्रिटेन का जो शासक है जेम्स प्रथम, उसका एक और दूत जिसका नाम है सर टॉमस रो, जेम्स प्रथम का एक अन्य राजदूत जिसका नाम सर टॉमस रो, वह आया और 1616 ईस्वी में अजमेर में, जबकि जहांगीर गया हुआ था, अजमेर में जाकर के उसने मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात की। किसने की? सर टॉमस रो ने। किसका राजदूत है? इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का ये राजदूत है और वहाँ बातचीत की और कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में यह सफल रहा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से इन्होंने, अंग्रेज़ों ने 500 पाउंड वार्षिक के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों के एकाधिकार प्राप्त कर लिए।
1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से 500 पाउंड वार्षिक किराया हम देंगे और आपके जो बंदरगाह हैं इनका हम इस्तेमाल करेंगे, ये एकाधिकार प्राप्त कर लिए। और अगले ही साल पूर्वीय तट पर उड़ीसा में बालासोर और हरिहरपुरा में व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। देखिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले वहाँ पे गोलकुंडा में इन्होंने वह बंदरगाह ले लिए और उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुरा में इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। 1639 में चंद्रगिरी के शासक से फ्रांसिस डे ने मद्रास पट्टम को पट्टे पर प्राप्त किया। मद्रास पट्टम जो उसका स्थानीय नाम था उसको पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फोर्ट यानी कि किला, अंग्रेजों ने यहाँ किला बनाया जिसका नाम रखा सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। यह भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला था। क्या नाम है? सेंट फोर्ट जॉर्ज। कहाँ बनाया गया? मद्रास में। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो मद्रास आज का जो चेन्नई है, जो कि पहले कोई छोटी बस्ती थी, उसको एक अच्छा एक आकार देने का जो कार्य वो किया फ्रांसिस डे ने और वहाँ किला बनाया। और यहाँ किला बना करके 1552 में अंग्रेजों ने मद्रास को प्रेसिडेंसी का दर्जा दे दिया। किसका दर्जा दे दिया? प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी क्या है? प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, जहाँ से ये अपना शासन संचालित करते हैं, जहाँ इनके जो बिल्कुल जो शीर्ष अधिकारी है वो बैठते हैं, जहाँ इनकी पॉलिसी बनती है, जहाँ से इनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, वो इनकी प्रेसिडेंसी है। तो मद्रास को भी एक वहाँ की प्रेसिडेंसी बना दिया गया और उसके तहत पूर्वी और दक्षिण भारत के व्यापारिक केंद्र है वो उसके तहत कर दिए गए। इस प्रकार से 1651 में एक अंग्रेज ब्रिजमैन ने शाह सुजा, जो कि उसमें बंगाल का सूबेदार था, से अनुमति प्राप्त कर बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाना बनाया हुगली नामक स्थान पर। 1651 में हुगली नामक स्थान पर इन्होंने अपना प्रथम कारखाना बनाया और बाद में कासिम बाजार, पटना, राजमहल भी इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए। 1616 में इंग्लैंड के जो चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ, तो पुर्तगालियों ने इनको बम्बई जो है, बम्बई का जो आप कहें कि जो एक बंदरगाह था, एक जो द्वीप था, एक उस द्वीप को इन्होंने अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में दे दिया। बाद में चार्ल्स ने यह जो स्थान है, यह स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, जो इसको दहेज में मिला था बम्बई वाला स्थान। और उस समय बम्बई एक साधारण सा टापू था, इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर और एक बड़ा बंदरगाह बनाने का जो श्रेय है वो गेराल्ड आंगियार को जाता है। गेराल्ड आंगियार ने इस बम्बई नामक के जो साधारण सा टापू था, साधारण सा एक बंदरगाह था, इसको एक व्यापारिक नगर और इसको एक बड़े बंदरगाह के रूप में इन्होंने प्रतिष्ठित किया। और इस प्रकार से लगातार तरक्की कर रहे हैं अंग्रेज, आगे बढ़ रहे हैं। 1698-99 में बंगाल का जो सूबेदार था अजीम हुसैन, उससे हुगली के समीप, बंगाल के सूबेदार अजीम हुसैन से हुगली के समीप 1200 रुपये में सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकाता, सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकाता नामक गांवों की जमींदारी खरीद ली। जमींदारी खरीदने का मतलब वहाँ के जमींदार के अधिकार प्राप्त कर लिए। जमींदार का क्या अधिकार था? जमींदार का अधिकार जो बड़ा अंग्रेजों को जिसमें इंटरेस्ट है वो है रेवेन्यू कलेक्शन का। रेवेन्यू कलेक्शन भी करता था जमींदार, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था। ये अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया है। अब यहाँ के किसानों से कर वसूली का कार्य, व्यापारियों से कर वसूली का जो कार्य है वो ये लोग करेंगे यहाँ पर। बाद में इन तीनों गांवों को मिलाकर जाब चारनोक ने, ये जो तीन गांव थे, सुतनाती है, गोविंदपुर है, कालीकाता है, इन तीनों गांवों को मिलाकर के जॉर्ज चारनोक ने एक यहाँ पर एक नया एक किला बनाया जिसको फोर्ट विलियम किला कहा गया। और इस प्रकार से कलकत्ता जो नगर है उसकी नींव भी पड़ी। वो जब फोर्ट विलियम जब किला बना तो वहाँ पर एक टाउन हो गया। वो टाउन धीरे धीरे नगर से महानगर, आज हम कलकत्ता
कोलकाता जिसको कहते हैं, और इस प्रकार से कलकत्ता नगर की जो नींव है वो डली और जाब चारनोक को उसका जो है श्रेय जाता है। 1700 में कलकत्ता को मद्रास से अलग करके एक अलग प्रेसिडेंसी बना दिया। पहले ये मद्रास के द्वारा गवर्निंग हो रहा था, अब कलकत्ता को अलग प्रेसिडेंसी बना दिया, कलकत्ता जो है वो अलग रहेगा। इस प्रकार से ये अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मीनवाइल इंग्लैंड के अंदर सरकार बदल जाती है। सरकार बदलने के बाद में सरकार का अब यह है कि ये जो कंपनी कार्य कर रही है इसका एकाधिकार छीन लिया जाए और वह बाकी व्यापारियों को भी व्यापार करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जब इतना ये कमा रही है कंपनी तो इंग्लैंड के जो बाकी व्यापारी हैं वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई हमें भी ईस्ट इंडिया के अंदर जाने, हमें भी भारत के अंदर जाने दिया जाए, पूर्व में जाने दिया जाए, हम भी व्यापार करते हैं। और 1698 ईस्वी में एक और कंपनी वहां पर बन गई जिसका नाम इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट। बाद में इन दोनों कंपनियों में आपस में समझौता हो गया, विलय हो गया। 1702 में इन पे समझौता हो गया और 1708-9 में एक नई कंपनी बनाई गई। उस कंपनी का नाम है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। कंपनी का नाम है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ये इस कंपनी का नाम है। और इस कंपनी के बनने के बाद में इनका एक प्रतिनिधि मंडल भारत का जो उसमें मुगल सम्राट था फर्रुख सियर से मिला, और उसमें उस प्रतिनिधि मंडल में एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन उस डॉक्टर का नाम था जिसने फर्रुख सियर का इलाज किया। फर्रुख सियर बड़ा खुश हुआ और उसके बदले कंपनी ने फर्रुख सियर से बहुत सी रियायतें मांग ली और फर्रुख सियर ने वो रियायतें दे दी। तो क्या क्या रियायतें हैं कि बंगाल में कंपनी 3000 रुपये वार्षिक देगी और उसके बदले मुक्त व्यापार करने का अधिकार। कंपनी बंगाल में 3000 रुपये देगी, किसको देगी? मुगल सम्राट को देगी, और उसके बदले बंगाल में कितना ही व्यापार करे, लाखों का करे, करोड़ों का करे, अरबों का करे, लेकिन टैक्स केवल जो है वो 3000 रुपये रहेगा या ना करे। 3000 रुपये उनको देने ही देने हैं। इससे बाद में बड़ी समस्या पैदा हुई। अंग्रेज़ों ने जो है, अंग्रेज़ अधिकारियों ने जिनको फ्री पास की सुविधा थी कि अब वो फ्री पास उनको मिलता था कंपनी की तरफ से, वो दिखा देते थे तो कर नहीं लगता था। उन्होंने वो फ्री पास भारतीय व्यापारियों को बेचना प्रारंभ कर दिया, जो बाद में बंगाल के शासकों और कंपनी के जो अधिकारी हैं इनके बीच में एक संघर्ष का कारण बना। दूसरी सुविधा इन्होंने प्राप्त की कि कंपनी कलकत्ता के आसपास जितनी चाहे भूमि किराए पर ले सकती है, कि जितनी भी चाहे वहां पर लीज पर किराए पर भूमि ले सकती है। तीसरी, सूरत में भी 1000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी कर मुक्त व्यापार कर सकती है। वहाँ बंगाल में भी ले ली, सूरत में भी ले ली। और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण कि कंपनी बम्बई में अपने सिक्के ढाल सकती है। बम्बई की टकसाल, कंपनी ने बम्बई में अपनी टकसाल स्थापित कर ली और वो सिक्का जो है कंपनी ढाल सकती है। ये अपनी मुद्रा जारी करने की ये भी उन्होंने मुगलों से परमिशन ली। ये कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त कर ली, जिसको इतिहासकारों ने, एक अंग्रेजी इतिहासकार हुए ऑर्म्स, उन्होंने इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है कि ये कंपनी का जो है एक बहुत बड़ी जीत थी यहाँ पर, और वो जो जीत है उससे कंपनी को बहुत आगे लाभ मिला। इसी कड़ी में एक और यूरोपीय जाति भारत में आती है जिसका नाम है डेनमार्क। देश है यूरोप, डेनमार्क, उनका आगमन। डेनमार्क ने 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उनका केंद्र जो है तो वो त्रंकोबार था। त्रंकोबार जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ उनका केंद्र था। और इनका एक केंद्र बंगाल में था जिसका नाम सेरामपुर। लेकिन इस जो डेनमार्क से ये जो कंपनी आई है ये व्यापार कम कर रही है और ये धर्म प्रचार का कार्य ज़्यादा कर रही है, यही इनकी असफलता का कारण था। और 1845 में इन्होंने अपना जो व्यापार है वो अंग्रेज़ों को बेच दिया। डेनमार्क से जो लोग आए, जिन्होंने 1616 में कंपनी स्थापित की थी, कोई बहुत अधिक भारत के अंदर वो अपना व्यापार नहीं फैला पाए
क्योंकि उनकी रुचि धर्म प्रचार में ज़्यादा थी। और अंततः 1845 में अंग्रेजों ने उनसे व्यापारिक अधिकार खरीद लिए। तो इस प्रकार अभी तक हमने यूरोपियन का भारत में आगमन, डच का भारत में आगमन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूरोपीय जातियों में पुर्तगालियों का भारत में आगमन, डच का भारत में आगमन, इंग्लिश का भारत में आगमन और डेनमार्क के लोगों का भारत में आगमन, ये अपन ने किया है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।